देखिए दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम चैप्टर पढ़ाएंगे। तो मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को इनका पिता माना जाता है। आज हम वैसे ये अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे। ये यूपी टेट में सेकंड यूनिट है। तो पहले हम सबसे पहले अधिगम टॉपिक की मतलब ये सेकंड यूनिट पूरी करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम। तो अधिगम के देखिए दो अर्थ होते हैं अधिगम के। इसका सबसे पहले एक अर्थ होता है, संकीर्ण अर्थ होता है इसका सीखना। सबसे पहले इसका एक अर्थ होता है, संकीर्ण अर्थ होता है सीखना। ये इसका संकीर्ण अर्थ है। और जो इसका दूसरा अर्थ होता है व्यापक अर्थ होता है इसका एक व्यवहार। ये इसका व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ है। तो व्यवहार शब्द ये इसके दो अर्थ होते हैं, एक सीखना और एक व्यवहार। तो जो व्यवहार के बारे में है, सबसे पहले व्यवहार के बारे में वाटसन ने बताया था। वाटसन ने इस शब्द को बताया था सबसे पहले। लेकिन इस शब्द का जो है जिक्र जो है 1905 में एक पुस्तक आई थी विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक आई थी। तो इसमें सबसे पहले जिक्र हुआ था व्यवहार शब्द का। ठीक है, तो व्यवहार कहते किसे हैं? सबसे पहले बात आती है अब व्यवहार की। सीखना तो आप सभी जानते होंगे सीखना क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहार की। धीरे धीरे हम इसकी डेफिनेशन पर भी जाएंगे, व्यवहार से ही इसकी डेफिनेशन। तो व्यवहार की डेफिनेशन क्या होती है? बालक, व्यवहार की डेफिनेशन क्या होती है कि बालक जो सभी अपनी बाह्य क्रियाएं करता है या बालक के वो बाह्य परिवर्तन जो हमें दिखाई पड़ते हैं, किसी बालक के वो बाह्य क्रियाएं जो हमें दिखाई देती हैं, वही क्या होता है? उसका व्यवहार कहलाता है। या बाह्य परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं वही क्या कहलाते हैं? व्यवहार कहलाते हैं। या व्यक्ति द्वारा की जाने वाली वह क्रियाएं जो बाह्य रूप में दिखाई देती हैं क्या कहलाती हैं? व्यवहार कहलाती हैं। इस व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो तीन तरीक़ों से आता है। वे तीन तरीके कौन कौन से हैं? नंबर एक है अभ्यास। अभ्यास के जरिए आप जो है इसमें व्यवहार में अपने परिवर्तन ला सकते हैं। और नंबर दो है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। और नंबर तीन है अनुभव। तो इन तीन चीज़ों से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने व्यवहार में ला सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन जो अस्थाई हो, अस्थाई, अस्थाई परिवर्तन। तो इन तीन चीज़ों की वजह से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि यह परिवर्तन इन तीनों चीज़ों की वजह से है, आपके व्यवहार में यदि परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव से हो और वो परिवर्तन अस्थाई हो, इन तीनों की वजह से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा वो अस्थाई होगा। और जो अस्थाई होगा वही क्या कहलाएगा? अधिगम। अधिगम क्या होता है? अगर अधिगम की डेफिनेशन भी आप देखें तो अधिगम की डेफिनेशन भी यही होगी, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन को हम अधिगम कहलाते हैं। तो यही है, इन तीनों की वजह से ही अस्थाई परिवर्तन आता है। वरना जितना भी परिवर्तन आते हैं, सभी परिवर्तन जितने भी आते हैं वो अस्थाई होते हैं, इन तीनों की वजह से ही। देखिए अब हम बात करते हैं अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? देखिए अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन में सबसे पहले होता है कोई बीमारी। किसी बीमारी के बाद वह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन वो परिवर्तन कुछ ही समय के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अस्थाई परिवर्तन है यह। जैसे मादक पदार्थों का सेवन, नंबर 2 पर आता है मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन, इसके कारण भी क्या होता है? व्यक्ति को नशा हो जाता है, लेकिन वो नशा थोड़े से समय के लिए ही रहता है। और एक होती है, क्या होती है? एक मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति का एग्जाम्पल जैसे आप अपने घरों में ये जन्मजात होती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे प्याज के काटने के बाद क्या होता है? आँखों में से आंसू आने लगते हैं। आंसू कैसे होते हैं? थोड़ी सी समय के लिए होते हैं। मूल प्रवृत्ति होती हैं जो व्यक्ति के सभी में होती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए होती हैं।
मूल प्रवृत्ति, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे प्याज काटने के बाद आंखों से आंसू आना। और एक हो जाएगा इसमें थकान, एक हो जाएगा इसमें थकान। ठीक है, तो नंबर 4 पर आता है आपका थकान। थकान आने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन आपका अस्थायी नहीं होता। अस्थायी जो परिवर्तन होगा, आप ये याद रखना, अस्थायी परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण ही होगा। इसमें एक चीज़ और आती है, नंबर 5 पर आती है परिपक्वता, कि परिपक्वता के परिपक्वता क्या होती है? अस्थायी परिवर्तन। कुछ किताबों में या इसे अपवाद भी मानते हैं कि परिपक्वता अपवाद है। यही 3 परिवर्तन होते हैं वैसे तो अस्थायी, इसको भी अस्थायी में ही रखा गया है, लेकिन कुछ किताबों में इसको अपवाद माना गया है कि परिपक्वता। क्योंकि कैसे, जो परिपक्वता होती है किसी व्यक्ति में अधिगम होने के लिए, कहने की बात यह है, अधिगम होने के लिए परिपक्वता का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसे अधिगम होने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक है। देखिए, अधिगम होने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है परिपक्वता का होना? देखिए, अधिगम होने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक है। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है, कैसे आवश्यक है? देखिए, जैसे कोई बच्चा है, ये आपका बच्चा है कोई, देखिए ये कोई बच्चा है, और अधिगम, ये इसमें परिपक्वता है ही नहीं, और हम कह रहे हैं कि भाई आईएएस की तैयारी करने लग जा। ये 5 साल का बच्चा ऐसा कह रहे हैं कि आईएएस की तैयारी करने लग जा, तो इसमें परिपक्वता ही नहीं है। तो अधिगम कब करेगा ये? जब इसमें परिपक्वता होगी। तो इसलिए कहा है कि अधिगम होने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है इसमें, और परिपक्वता मतलब अगर हम कहें कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, तो ये डेफिनेशन कहना गलत होगा, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन नहीं है। अगर हम इसे देखें तो ये अस्थायी परिवर्तन नहीं है, लेकिन अधिगम के कारण, अधिगम होने का परिपक्वता का होना आवश्यक है, लेकिन इसका होना आवश्यक है। इसके कारण जो है अधिगम नहीं होने का, इसके बिना अधिगम नहीं होगा, लेकिन ये अस्थायी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण भी ये होता है। तो अधिगम की अगर हम परिभाषा दें तो परिभाषा क्या होगी? व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और उसके अनुभव के कारण आए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। मैंने यही बताने का प्रयास किया है केवल अभी तो, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। केवल हमें 3 शब्द याद रखने हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। इन तीनों के कारण ही व्यवहार में आए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन है, जो थोड़े से समय के लिए और भी हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से समय के लिए हों वो परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जैसे प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण आप जैसे बीएड कर रहे हो या कुछ बच्चे बीएड कर चुके हैं, तो उसके प्रशिक्षण क्या मिला आपको? प्रशिक्षण में प्रशिक्षण क्या था? बीएड का प्रशिक्षण मिला। उस प्रशिक्षण से आपने क्या सीखा? बच्चों को पढ़ाना या जो भी क्रियाएं सीखी, तो उसके कारण जो परिवर्तन आपके अंदर आया, आपको पता चला कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, तो प्रशिक्षण। तो इस प्रशिक्षण के कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो अस्थायी होगा, उससे आपको अनुभव भी होगा। ठीक है, और अभ्यास भी होगा पढ़ाने का। तो ये हैं, ये आपकी मूल प्रवृत्ति। इसके बाद क्या आता है? मनोविज्ञान में जो है इसकी परिभाषाएं दी हैं अधिगम की, कुछ नए मतलब मनोवैज्ञानिकों ने, तो हम उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब देखिए, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है करो एंड करो की परिभाषा। देखिए, सबसे पहले आती है करो एंड करो की परिभाषा। करो एंड करो की परिभाषा आती है सबसे पहले। तो देखिए, करो एंड करो भाई साहब ने इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 3 शब्द दिए। नंबर 1 क्या क्या शब्द दिए? देखिए, इन्होंने 3 शब्द। एक दिया इन्होंने आदत, अभिवृत्ति, आदत अभिवृत्ति, और नंबर 3 पे इन्होंने दिया ज्ञान। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। तो इन्होंने बताया कि इन तीनों के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो देखिए, आदत को आप जानते हैं, आदत क्या होती है? किसी व्यक्ति की आदत। अब ज्ञान, नॉलेज, ये ज्ञान नॉलेज से संबंधित है। आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे नॉलेज कहते हैं। या आदत,
अभिव्यक्ति और ज्ञान के द्वारा अर्जन करना किसी चीज़ को, वो भी क्या कहलाता है? अधिगम। अब बात आती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है नज़रिया, किसी चीज़ को देख, नज़रिया, नज़रिया, या इसको हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ये भी हम इसको कह सकते हैं, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या दृष्टिकोण। आपको केवल ये परिभाषा पेपर में कैसे पूछी जाएगी? पेपर में इसके पूछने का क्रम जो यूपी टेट है ये रहेगा कि आदत, अभिव्यक्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो आपको बताना है कि यह परिभाषा किसकी है? करो एंड करो की। बस ये याद रखना है आपको। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस 3 वर्ड याद रखने हैं, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। हो सके तो यह आपके यहाँ तो याद हो गई होगी, आप देख रहे हैं, लेकिन ये आपको याद रखनी है पेपरों के टाइम पे, क्योंकि आपको ये 3 शब्द याद रखें। क्योंकि किसी ने कहा था आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, ठीक है? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी। किसने कहा था ये? करो एंड करो ने। अगली डेफिनेशन आती है गिलफोर्ड भाई साहब की। तो गिलफोर्ड भाई साहब ने देखे क्या कहा था? अगली डेफिनेशन है गिलफोर्ड। आप लिखते रहिए इनको, और लिखते लिखते ही मैं मानता हूँ आपके याद हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ। तो गिलफोर्ड भाई साहब ने क्या कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यह किसने कहा था? गिलफोर्ड भाई साहब ने कहा था ये बात। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन कैसे? जैसे आपने देखा होगा पहले लोग बाग गाँव में सुबह सुबह उठते थे और घूमने के लिए जाते थे, तो क्या बोलते थे कि राम राम। वो उधर से पलट के क्या जवाब मिलता था? राम राम। लेकिन आज आप क्या बोलते हो? आज आप क्या बोलते हो? जैसे ये बच्चा है, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि गुड मॉर्निंग, और उधर से भी आपको दूसरे व्यक्ति से क्या जवाब मिलता है कि गुड मॉर्निंग, इधर से भी। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? ये परिभाषा दी थी गिलफोर्ड भाई साहब ने। अगर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप याद रख सकते हैं। पेपर में यह परिभाषा कई बार आ चुकी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किसकी परिभाषा है? तो आप बता सकते हैं क्या परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड भाई साहब की यह परिभाषा है। अगला आता है विलियम वुडवर्थ। अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं विलियम वुडवर्थ। देखिए अगली परिभाषा है विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ, इन्होंने देखे, इन्होंने 2 परिभाषाएं दी थी अधिगम की। इन्होंने अधिगम की 2 परिभाषाएं दी थी। तो नंबर 1 परिभाषा इन्होंने क्या दी थी? नंबर 1 परिभाषा इन्होंने दी थी कि अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी थी, मैं दोनों लिख देता हूँ, नवीन ज्ञान एवं नवीन परिस्थितियों नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। ये इन्होंने जो है ये 2 परिभाषाएं दी थी कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है निरंतर चलती रहती है, विकास की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो है अधिगम जो है आपके जन्म से मृत्यु तक चलता है। आप जन्म से मृत्यु तक सीखते हैं, मरते हुए भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है, वो कहते हैं। तो अधिगम जो है विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस है। विकास की जो प्रक्रिया है एकदम चलती रहती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, उसके अनुभव, प्रशिक्षण, जो मैंने 3 वर्ड आपको बताए थे, उनके द्वारा मतलब वो चीज़ उसके जीवन में हमेशा काम आती रहती है। तो अधिगम। दूसरा इन्होंने क्या बताया था? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। जो नवीन ज्ञान है और नवीन प्रतिक्रियाएं हैं, उनका जो अर्जन है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो इन्होंने 2 परिभाषाएं दी थी। ये 2 परिभाषाएं,
ये दोनों आपको याद रखनी है, जो क्योंकि तू वैसे तो एजीटीजी पेपर में आ जाती है, केवल याद करनी है। अब याद करने का तरीका आप कैसे भी समझ सकते हैं कि दो परिभाषाएं दी थी, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, दूसरा नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली देखिए परिभाषा, अगली परिभाषा आती है बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर की परिभाषा आती है अगली। देखिए परिभाषा मैं 4-5 परिभाषा लिखवाऊंगा, लगभग ज़्यादा तो नहीं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं वैसे तो, और आप जो है कितनी परिभाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है और आशा करता हूं कि आपको इन्हीं परिभाषाओं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो तीसरी परिभाषा है आपकी बीएफ स्किनर। तीसरी परिभाषा है आपकी बीएफ स्किनर की परिभाषा। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो देखिए क्या कहा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ऐसे जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं और पुस्तक को पढ़ने के बाद उसको, जैसे आप उसका पेज बना लेते हैं, जैसे एक दिन में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे आप, तो पूरी पुस्तक तो आपके याद नहीं रहेगी, लेकिन उत्तरोत्तर जैसे आप उसको थोड़ी थोड़ी करके, जैसे आप उसको पार्ट में बांट करके या फिर यूनिट में बांट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो वो क्या हो गया आपके अस्थाई, मतलब वो आपकी याद होती रहेगी और आप उसको समझ भी जाएंगे। वैसे आप अगर उसको एक दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे पढ़ी नहीं जाने की, लेकिन आप यदि उसके थोड़े थोड़े से बांट लेंगे, उसमें पेजों में बांट लेंगे कि आज मुझे 2 पेज पढ़ने हैं या 3 पेज पढ़ने हैं, तो आप उसको याद कर लेंगे। तो ऐसे ही अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी उत्तरोत्तर धीरे धीरे एक किस्म से मान सकते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया। जैसे आप धीरे धीरे सीखते हैं जिंदगी में, जैसे बड़े होते जाते हैं और सीखते जाते हैं, वही बात है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी बढ़ते रहता है, व्यवहार में एकदम साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कहा था बीएफ स्किनर ने। एक लास्ट डेफिनेशन हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कहा था गेट्स ने। और गेट्स ने क्या कहा था अपने डेफिनेशन में, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये कहा था आपके गेट्स ने। लास्ट डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी विशेषताएं, बस उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना भला कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आती है गेट्स की परिभाषा, गेट्स की। तो गेट्स ने क्या कहा था, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण। तो देखिए गेट्स ने क्या कहा था, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसकी थी, यह परिभाषा थी गेट्स की। तो गेट्स ने ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि प्रशिक्षण अनुभव, अगर ये आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है, पहली बात तो यही पूछा जाए कि ये डेफिनेशन किसकी है, और ये 2 शब्द आपको जहाँ भी मिल जाएंगे आप समझ जाना कि ये परिभाषा गेट्स महोदय ने दी थी, ठीक है। इसके बाद आती हैं कुछ आपकी अधिगम की विशेषताएं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद जितने नियम हैं वो भी सारे पढ़ाऊँगा। तो अब हम चलते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहली विशेषता है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी अधिगम जब होता है तो उसके लिए एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य को हम यहाँ पर उद्दीपक भी बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अधिगम एक जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जीवन पर्यटन प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति अपनी मृत्यु तक जीवन में सीखता है। तीसरी प्रक्रिया है
कि अधिगम जो है एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक प्रतिक्रिया से मतलब होता है आपका क्रियात्मक प्रतिक्रिया है, क्रियात्मक प्रक्रिया है, क्रियात्मक प्रतिक्रिया है। यानी यह जो है जैसे एक बालक है और उसको एक किताब पढ़नी है, किताब पढ़ने के लिए वो थोड़ी थोड़ी अगर किसी चीज़ को थोड़ी थोड़ी बांट कर पढ़ेगा तो वो जल्दी पढ़ पाएगा उसको। यदि वह एक दिन में पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका ना तो कोई लाभ होगा और ना ही वो उस पुस्तक को एकदम से सारी पढ़ सकता है, वह थोड़ी थोड़ी इस पुस्तक को पढ़ सकता है। अगला पॉइंट आता है आपका अधिगम जो होता है, अधिगम जो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम, अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सकारात्मक की। जो भी आप अच्छी अच्छी बातें सीखते हो वो सारी क्या आती हैं, जो भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हो वो सारी जो है सकारात्मक में आती हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाने के बाद आप जो है प्रार्थना सीखते हो, वहाँ पर सीखते हो आप कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने माँ बाप बच्चों का मतलब कहना मानना चाहिए, ये सब सकारात्मक में आती है। नकारात्मक में आप क्या सीखते हो, जो समाज में रहकर बच्चा गाली सीखता है और बहुत ही गंदे गंदे जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करना आदि, ये सब क्या आती हैं, नकारात्मक में आती हैं। और अधिगम जो होता है समाज में ही होता है। बच्चा सबसे अधिक जो होता है समाज वातावरण से ही सीखता है। ठीक है, अगला आता है कि अधिगम जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब है कि यह अपने आप हो जाती है, अपने आप समाज में जब रहता है बच्चा तो वो अपने आप सीखने लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अधिगम जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चा जो होता है अपने आप सीखने लगता है। अधिगम की जो है बहुत सारी विधियां अधिगम में जो हैं सम्मिलित हो सकती हैं। अगला आता है कि अधिगम जो है, अधिगम होने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। नंबर 1 आता है आपका मित्र मंडली, नंबर 1 आपका आता है मित्र मंडली, मित्र मंडली। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं बालक के जीवन में क्या करती हैं, इनका एक अपना ही वो होता है, मतलब भूमिका होती है इनकी एक अपनी ही। तो नंबर 1 मित्र मंडली। नंबर 2 पर आती है मित्र मंडली के बाद आता है आपका विद्यालय, विद्यालय। मित्र मंडली के बाद आता है आपका विद्यालय। विद्यालय की भी बालक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके बाद आता है आपका एक परिवार। इन 3 चीज़ों का अधिगम के होने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 1 मित्र मंडली, विद्यालय और आपका होता है परिवार। अधिगम जो है एक ये हो गई विशेषता। अगली विशेषता है अधिगम जो है संदेह नवीन नहीं होता। अधिगम, अधिगम जो है, अधिगम कुछ होगा, अधिगम जो है संदेह नवीन नहीं होता। अधिगम संदेह नवीन, अधिगम संदेह नवीन नहीं होता। अधिगम संदेह नवीन नहीं होता, नवीन हो सकता है लेकिन संदेह नवीन नहीं होता। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो जो आपने आज से पहले नहीं किया है तो वो तो नवीन अधिगम हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ उसके जैसा किया। जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी और फिर आप मोटरसाइकिल चलानी सीख रहे हैं तो वो क्या होगा, जो पिछला ज्ञान है अगले ज्ञान में आपके काम आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे है कि जैसे आपने कोई गुणा के सवाल सीखे या जोड़ के सवाल सीखे और आप अब इन्हीं में हासिल वाले सवाल सीखना चाहते हैं, तो जो आपका पिछला ज्ञान है वो अगले ज्ञान में आपके काम आएगा। ठीक है, ये कि अधिगम नवीन, संदेह नवीन नहीं होता, यानी नवीन हो सकता है लेकिन संदेह नवीन नहीं होता, क्योंकि पिछला ज्ञान जो है अगले ज्ञान को प्रभावित करता है और उसमें हमें सहायता प्रदान करता है सीखने में। ठीक है, तो अगला है अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम से जो होता है बालक का सर्वांगीण विकास अधिगम से ही होता है। ठीक है, तो अधिगम को ये प्रभावित करते हैं। ये अधिगम की कुछ विशेषताएं थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। वैसे अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं और भी बहुत सारी, जिन्हें आप पढ़ सकते हो, और कुछ ही करवाई हैं मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आने लायक हैं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो और
में जितने होंगे मैं आपको बताऊंगा, सभी नियम आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।